मैं राज बहादुर यादव द स्मार्ट विजन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे दोस्त, हम लोग देख रहे हैं यूपी टेट या स्टेट एग्जाम 2026 के लिए नया बैच हमारा प्रारंभ हो चुका है हिंदी का। हम आज देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर का जो पेपर हुआ है यूपी टेट का 2014 में, उस पेपर को देखने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, जल्दी से जुड़ जाएं, बिना देर किए हुए जुड़ जाएं। और मजेदार सेशन होता है आपका, इसी हिंदी के सेशन में आप जरूर जुड़े मेरे प्यारे बच्चे। अन्य सेशन को भी आप पढ़ ही रहे हैं, लेकिन हिंदी का सेशन आपका बाद में शुरू हुआ है, तो हमारे बच्चे, हम उम्मीद करते हैं आप लोग आ गए होंगे। तो देखते हैं कौन कौन बच्चा हमारा आ गया है, देन हम लोग अपनी क्लास का प्रारंभ कर देते हैं। चलिए, बहुत सारे बच्चे, भावना, जय हिंद सर जी, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चे। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन मैं लेके आऊं आपके स्क्रीन पे। यहाँ पे कह रहा है संकर शब्द किसे कहते हैं। यूपी टेट 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है आपका, संकर शब्द किसे कहते हैं। तो जल्दी से मेरे प्यारे दोस्त आंसर करके बताएं, संकर शब्द किसे कहते हैं। ऑडियो वीडियो सारी चीजें क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? अगर ऑडियो वीडियो सारी चीजें क्लियर है तो जल्दी से आंसर करके बताएं, संकर शब्द किसे कहते हैं। ग्रामीण भाषा को संकर शब्द कहते हैं, संस्कृत भाषा को संकर शब्द कहते हैं, ग्रामीण व संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्द को संकर शब्द कहते हैं, या दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना नया शब्द क्या कहलाता है, संकर शब्द कहलाता है। संकर की बात करते हैं, जैसे आपसे कह दिया जाए रेलगाड़ी, क्या कह दिया जाए मेरे प्यारे बच्चे, रेल प्लस गाड़ी मिला के क्या बन जाता है आपका, रेलगाड़ी। तो यहाँ पे देखो बेटा, गाड़ी आपके हिंदी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? गाड़ी आपके हिंदी भाषा का शब्द है, जबकि रेल किस भाषा का शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। इनके दोनों के स्रोत क्या हैं आप बताएंगे? इनका स्रोत अलग अलग है। जब अलग अलग स्रोत है, स्रोत कैसा है मेरे प्यारे बच्चे, इनका स्रोत अलग अलग है, अलग अलग स्रोत है, तो इसी शब्द को हम क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। यहाँ दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द क्या कहलाएगा, दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द हमारा क्या कहलाएगा। मेरे प्यारे दोस्त आप याद रखिएगा, उसी को हम क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। ये डी विकल्प आपका राइट आंसर है। क्या है? डी विकल्प आपका राइट आंसर है। ग्रामीण भाषा के शब्दों को हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, आप याद रखिएगा, तद्भव शब्द कहते हैं। कौन सा शब्द कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। संस्कृत भाषा के शब्द को हम क्या कहते हैं? तो आपका आंसर होगा तत्सम शब्द कहते हैं। कौन सा शब्द बोलते हैं बेटा? तत्सम शब्द बोलते हैं। हम उम्मीद करते हैं हमारे बच्चे एकदम सही आंसर किए होंगे। कुमारी कविता डी विकल्प, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चे। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाओ भाई। शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे शुद्ध शब्द लिखा गया है, इस शुद्ध का अर्थ क्या होता है, तो आप बताएंगे शुद्ध का अर्थ होता है पुत्र। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? पुत्र। लेकिन यहाँ पे कौन सा प्रत्यय हम जोड़ दें? इस शुद्ध शब्द में अगर हम आ प्रत्यय जोड़ देंगे तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा, श्रुता बन जाएगा। क्या बन जाएगा? श्रुता बन जाएगा। ये श्रुता किसे कहते हो बेटा? पुत्री को कहते हो। इसी तरह का आप लोगों ने शब्द देखा होगा तनय। क्या देखा होगा? तनय। तनय का अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? पुत्र होता है। लेकिन अगर इस तनय शब्द में आ प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा? तनया बन जाएगा। ये किसकी पर्यायवाची हो जाती है? पुत्री की। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका कौन सा होगा? राइट आंसर आपका कौन सा होगा? तो डी विकल्प आपका राइट आंसर है। कौन सा विकल्प? डी विकल्प। अगर आपने भी आंसर लगाया है तो आपका आंसर बहुत ही लाजवाब है। क्या है मेरे प्यारे बच्चे? बहुत ही लाजवाब है। जैसे आपको एक शब्द मिलता है अज। अज मतलब क्या होता है? अज मतलब अविनाशी भी होता है, ब्रह्मा भी होता है, लेकिन अजा दे दिया जाता है मेरे प्यारे बच्चे। ये अजा, ये क्या हो जाता है? बकरी हो जाती है। क्या हो जाती है? बकरी। आज किसे कहते हो? बकरा को कहते हो। किसे कहते हो बेटा? बकरा को कहते हो। तो यहाँ पे अप्रत्यय लगा के हम क्या कर देते हैं? स्त्रीवाचक बना देते हैं। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तेजी से आंसर करके बताएं।
अधिक समीप होना होता है, कष्ट देना होता है, अधिक प्रिय होना होता है, पालतू होना होता है। तो हमारे सभी बच्चों का तेजी से आंसर यहाँ पे आना चाहिए। तेजी से हमारे सारे बच्चे आंसर करेंगे। 3 का सी, नाक का बाल होना, अत्यधिक प्रिय होना। वेरी गुड आंसर मेरे प्यारे बच्चे। किसका आंसर आया है भाई? भावना का था या कविता का आंसर था? किसका आंसर था देख लेते हैं एक बार भाई। अत्यधिक प्रिय होना कविता का आंसर पहले आया है भाई। किसका आंसर आया है? कविता का आंसर पहले आया है। अगले प्रश्न पे आ जाओ। 4 नंबर कह रहा अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है? आपको जल्दी से बताना है अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है। तो देखते हैं हमारे किस बच्चे का करेक्ट आंसर यहाँ पे आ रहा है भाई। अश्व का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा नहीं है? तो देखते हैं हमारे किस बच्चे का करेक्ट आंसर आता है। अश्व का पर्यायवाची पूछा गया है आपसे। अश्व को घोड़ा कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो आप कहोगे हाँ कहते हैं। घोटक कहते हैं, इसी का एक तत्सम हो जाता है घोटक। क्या हो जाता है? घोड़ा का तत्सम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? आप बताएंगे घोटक होता है। अब देखो एक कटक और है दिया है। कटक किसी कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे? सेना की पर्यायवाची होती है। किसकी पर्यायवाची होती है? सेना की। तो है तो आपका आंसर है ही। क्या है? है आपका आंसर है ही। इसके अलावा अश्व की पर्यायवाची और कौन सी होती है जिसे आपको याद रखना है? वाजी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, सुना है कि नहीं? बोलो जल्दी से। तुरंग का नाम सुना होगा। वाजी, तुरंग, तुरंगम, 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 ये भी याद रखिएगा बेटा। तुरंग है, तुरंगम भी है, तीनों भी आपकी अश्व की पर्यायवाचियां हैं। अगला है जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा होगा? जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता उसके लिए एक शब्द क्या होता है? तो जल्दी से मेरे प्यारे बच्चे आंसर करके बता दीजिए। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता उसके लिए एक शब्द क्या होता है? अस्थिर होता है क्या? अडिग होता है क्या? यायावर होता है या गतिशील होता है? एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता। अस्थिर कहते हैं किसे हैं? जो स्थिर नहीं रहता है, जो स्थिर नहीं रहता है, नहीं रहता है उसे क्या कहा जाता है? अस्थिर कहा जाता है। जिसे डिगा ना सके, जो डिगे ना, जो डिगे ना उसे हम क्या कहते हैं? अडिग कहते हैं। जो डिग ना सके या डिगे ना उसे अडिग कहते हैं। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? यायावर होगा। क्या या होगा बेटा मेरे प्यारे बच्चे? यायावर होगा। किसका आंसर है? कविता का है, नीलम चौधरी का है, भावना का है। वेरी गुड आंसर मेरे प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न पे आ जाओ। यहाँ पे एक कविता दी गई है। आप लोग बचपन से इस कविता को सुनते आ रहे हो। कब से सुन रहे हो? बचपन से सुनते आ रहे हो। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, कक्षा 3 की क्लास में आपने पढ़ा होगा। 3 में है, 8 में है, 6 में है, ये 3 क्लास में है। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ऊपरी प्रस्तुत पंक्तियों की रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, सोहनलाल द्विवेदी, रामनरेश त्रिपाठी। तेजी से मेरे प्यारे बच्चों आंसर आपका आना चाहिए। इन पंक्तियों में झांसी की रानी का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? झांसी की रानी। झांसी की रानी इसमें से कौन लिखा है? मेरे प्यारे बच्चे आपका आंसर होगा सुभद्रा कुमारी चौहान। कौन होगा मेरे प्यारे बच्चे? झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान। लेकिन अब यहीं पे देख लो, एक प्रश्न बनेगा, झांसी की रानी और अगर विकल्प में सुभद्रा कुमारी चौहान नहीं दिया होगा तब इसे किसका है? डॉक्टर श्याम नारायण पांडे की भी रचना है। किसकी है मेरे प्यारे बच्चे? श्याम नारायण पांडे की रचना है। श्याम नारायण पांडे। श्याम नारायण पांडे ने जो झांसी की रानी लिखा है मेरे प्यारे बच्चे, ये इनका महाकाव्य है। कैसा काव्य है? महाकाव्य है। लेकिन सुभद्रा कुमारी चौहान जो लिखती हैं एक ऐसा काव्य है, तो आपका आंसर होगा एक खंड काव्य है। तो खंड काव्य है और उनका क्या था? महाकाव्य है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका कौन सा विकल्प है? वी विकल्प है। अगले प्रश्न पे आ जाओ। वीर रस एकदम सही बेटा नीतू। अगला प्रश्न है समास का अर्थ क्या होता है? तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, अगर हम समास शब्द की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? समास शब्द की बात कर रहे हैं। समास का अर्थ क्या होता है? ये देखो, समास शब्द जो लिखा जाता है किन दो शब्दों से मिलकर बना है? एक शब्द इसमें सम है
कौन सा है, सम है, दूसरा क्या है, आस है। ये आस क्या है मेरे प्यारे बच्चे, आस आप बताएंगे धातु है, क्या है, धातु है। और सम आपका क्या है, उपसर्ग है। आस धातु में सम उपसर्ग लगने से समास शब्द की रचना हुई। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आपका आंसर होगा संक्षेप। इस संक्षेप को हम और क्या कहते हैं, तो आपका आंसर होगा संक्षेपीकरण। इसे और क्या कहा जाता है, तो मेरे प्यारे दोस्त आपका आंसर होगा संक्षिप्तीकरण। कौन सा करण, संक्षिप्तीकरण। ये 3 पॉइंट आप याद रखिएगा। यहाँ पे किसका संक्षेप होता है मेरे प्यारे बच्चे, 2 वर्णों का या शब्दों का या पदों का, तो आप कहेंगे 2 शब्दों या पदों का संक्षेप। किसका बेटा, 2 शब्दों या पदों का संक्षेप क्या कहलाता है, पदों का संक्षेप समास कहलाता है। अगर मेरे प्यारे बच्चे आपसे पूछ लिया जाए समास के भेद, समास के कितने भेद होते हैं, तो आपका आंसर होगा समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। कौन कौन से समास होते हैं, तो आपका आंसर होगा अव्ययी भाव, और दूसरा कौन सा है, तत्पुरुष, तीसरा कौन सा है, कर्मधारय, कौन सा मेरे प्यारे बच्चे, कर्मधारय, चौथा कौन सा है, द्विगु समास, और पांचवा कौन सा है, द्वंद्व समास, और छठा कौन सा है, बहुव्रीहि समास। मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीजें क्या क्या है। द्वंद्व समास के दोनों दा में व लगा होता है। किस समास के, द्वंद्व समास के दोनों दा में व लगा होता है। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है। अब इस प्रश्न को बताओ जल्दी से बेटा, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है। भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उसका निदान, बच्चों को व्यस्त रखना, बच्चों को श्रेणीवार विभक्त करना, बच्चों को त्रुटियों को केवल सूची बनाना। तो मेरे प्यारे बच्चे उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत आपका क्या आता है। आप पहली चीज, कोई भी उपचार तब करोगे, क्या करोगे, उपचारात्मक मतलब उपचार है, पहले आप किसका पता करोगे, रोग का पता करते हो। क्या पता करते हो, रोग का पता करते हो, तब इसकी क्या लेते हो, डॉक्टर से दवा लेते हो। डॉक्टर पहले क्या देखता है, रोग देखता है, रोग के बाद उसकी दवा करता है। तो भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान, पहले हम क्या करेंगे, कठिनाइयों की पहचान करेंगे, फिर उसका हम क्या कर देंगे, निदान कर देंगे। तो यही हमारा उपचारात्मक शिक्षण होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, उपचारात्मक शिक्षण होता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, अगले प्रश्न पे आ जाओ। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन सा एक नहीं आता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, आपको जो भाषाई कौशल हैं वो 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो आपको यहाँ बताना है, ये सुनना, बोलना, हंसना, लिखना। तो मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे कौन सा भाषाई कौशल नहीं है, सुनना तो है, क्या है मेरे प्यारे बच्चे, सुनना भी है, और क्या है, बोलना भी है, क्या है, बोलना भी है। इसके अलावा और क्या आता है बेटा, पढ़ना, पढ़ने के साथ लिखना। ये 4 आपके भाषाई कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। यहाँ पे हंसना नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, हंसना नहीं आएगा। सी विकल्प आपका राइट आंसर है। वेरी गुड कुमारी कविता। क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, जल्दी से आंसर करके बताएंगे, हिंदी दिवस को कब मनाया जाता है। हमारे सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। एक प्रश्न ये भी बन सकता है आपसे, तो आप याद रखिएगा, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। मेरे प्यारे भाई, 14 सितंबर 1949 को क्या हुआ था, 14 सितंबर 1949 को क्या हुआ था। हिंदी को राजभाषा के रूप में ग्रहण किया गया था, और तभी से 14 सितंबर 1949 से ही इसे हिंदी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो बच्चे हमारे साथ बाद में जुड़े हैं, हमने आपसे कुछ नहीं चाहिए, केवल एक लाइक की बटन दबा दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे। अगला प्रश्न है, काव्य शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है। काव्य शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है, जल्दी से आंसर करके बताएंगे। काव्य शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है, भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से परिचित कराना। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये तो आपका काव्य शिक्षण का उद्देश्य विराम चिन्हों का प्रयोग कराना नहीं होता है, पहली चीज जान लो। व्याकरणिक नियमों की जानकारी देना, बेटा काव्य शिक्षण में व्याकरणिक नियमों से कोई लेना देना नहीं होता है। संगीत कला में निपुण बनाना, नहीं, जरूरी नहीं है संगीत कला में निपुण बनाना। यहाँ पे रसानुभूति,
किसकी अनुभूति मेरे प्यारे बच्चे? रसानुभूति। एवं आनंद भांति, आनंदानुभूति। रसानुभूति और दूसरा क्या है मेरे प्यारे बच्चे? आनंदानुभूति। दो चीजें, रसानुभूति एवं आनंदानुभूति, ये दो चीजें आप याद रखिएगा, रसानुभूति एवं आनंदानुभूति। ये आपका कौन सा विकल्प राइट आंसर है मेरे प्यारे बच्चे? डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा विकल्प करेक्ट आंसर है? डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर है, रसानुभूति एवं आनंदानुभूति। डी विकल्प, वेरी गुड। नीबा कुमारी, कुमारी कविता, नीतू सिंह, भावना रावत, वेरी गुड आंसर बेटा। अगले प्रश्न पे आ जाओ। निम्न में से किस वाक्य में विश्लेषण का प्रयोग हुआ है? विश्लेषण का प्रयोग हुआ है। किस वाक्य में? विश्लेषण नहीं मेरे प्यारे बच्चे, बल्कि विशेषण का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? ये विश्लेषण नहीं, इसे क्या कर लो? विशेषण का प्रयोग कर लो। किसका? विशेषण का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? विशेषण का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे है। राम जाता है, तो यहाँ क्या विशेषण है? सीताफल खाती है, क्या यहाँ पे विशेषण है? मेरी गाय काली है, क्या यहाँ पे विशेषण है? जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक होता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, अब यहाँ पे विशेषण शब्द की जब बात आई है तो मेरी गाय कैसी है? काली है। काला शब्द आपका क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? विशेषण होता है कि नहीं होता है? जल्दी से कमेंट करके बताओ, ये विशेषण है कि नहीं है? तो यही वाला वाक्य आपका विशेषण युक्त है। क्या है बेटा? विशेषण युक्त है। यहाँ पे आपका सी विकल्प राइट आंसर होगा। कौन सा विकल्प? सी विकल्प। अगले प्रश्न पे आ जाओ। 13 नंबर, नाटक शिक्षण में कक्षाभिनय प्रणाली के प्रयोग से, कक्षाभिनय, कक्षाभिनय शब्द को अगर हम तोड़ दें तो यहाँ पे कौन सी संधि मिलेगी? कौन सी संधि मिलेगी? कक्षा प्लस अभिनय मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे संधि की अगर हम बात करते हैं, कक्षा में अभिनय, यहाँ पे आपको आ मिला, आ के बाद आ मिला, आ और आ मिलके दीर्घ आ बना देंगे। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। पहली चीज ये जानो, जितना शब्दों को आप तोड़ना सीख जाओगे उतना ही आसान होगा। नाटक शिक्षण में कक्षाभिनय प्रणाली के प्रयोग से शिक्षक एवं बच्चों का समय व्यर्थ होता है। ए विकल्प। पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। दो विकल्प। बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जल्दी से आंसर करके बताएंगे हमारे बच्चे। यहाँ पे अगर आपका आंसर, यहाँ पे मेरे दोस्त अगर आपका आंसर ये बी विकल्प आया होगा, क्या आया होगा? वी विकल्प आया होगा। नाटक शिक्षण में कक्षाभिनय प्रणाली के प्रयोग से पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है, तो बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा विकल्प करेक्ट आंसर होगा? वी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाओ। मेरी गाय काली है, वेरी गुड। अगले प्रश्न पे आइए। निम्न में से अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। अब आपको बताना है समास के उदाहरण है। किसके उदाहरण है मेरे प्यारे बच्चे? तत्पुरुष समास के उदाहरण है। इस तत्पुरुष समास के उदाहरण में आपको बताना है, इसमें वाहनारूढ़ अधिकरण तत्पुरुष समास का कारक चिन्ह क्या होता है? तो आपका आंसर होगा में और पर। अब इनका अगर हम विग्रह कर देते हैं तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। गंगा जल, किसका जल बेटा? गंगा का जल, संबंध तत्पुरुष। रेखा चित्र, रेखा के द्वारा चित्र, करण तत्पुरुष। वाहनारूढ़, वाहन पर आरूढ़। वाहन पर आरूढ़। यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए विकल्प हो जाएगा। वेरी गुड। अगले प्रश्न पे आ जाओ बेटा। किस रस को रसराज कहा जाता है? मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा प्यारा सा प्रश्न है।
किस रस को रसराज कहा जाता है और किसने कहा? किसने कहा? तो मेरे प्यारे बच्चे, किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार को कहा जाता है, वीर को कहा जाता है, हास्य को कहा जाता है, या इनमें से किसी को नहीं कहा जाता है? और अगर किसी को कहा जाता है तो वो कौन सा विद्वान है जिसने रसराज कहा है? आपको जल्दी से आंसर करके बताना है। 15 का ए हमारे बच्चों का आंसर आ रहा है श्रृंगार रस। चलो भाई, हम आपकी बात से सहमत हैं। श्रृंगार रस को हमने रसराज की संज्ञा दे दी। क्या दे दी? रसराज की संज्ञा दे दी, रसों का राजा कह दिया। लेकिन ये किस विद्वान ने कहा था? ये प्रश्न आएगा तब क्या करोगे? अगर ये प्रश्न आएगा तब क्या करोगे मेरे प्यारे दोस्त? किस रस को रसराज कहा जाता है, किसने कहा है, किस विद्वान के द्वारा कहा गया है? मेरे प्यारे बच्चे, आप याद रखिएगा, मतिराम ने कहा है। किसने कहा है? मतिराम ने कहा है। कौन कहा है भाई? मतिराम ने कहा है। नहीं मेरे प्यारे बच्चे, कविता भरत मुनि ने नहीं कहा है। देखो बेटा, भरत मुनि की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? भरत मुनि की अगर हम बात करते हैं तो भरत मुनि की रचना का नाम क्या है? नाट्य शास्त्र है। कौन सा शास्त्र है? नाट्य शास्त्र है। इस नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय हैं? तो आप याद रखिएगा 36 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 36 अध्याय हैं। इस नाट्य शास्त्र को क्या कहा जाता है? तो आप याद रखिएगा, इसे पंचम वेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चे? पंचम वेद कहा जाता है। नाट्य शास्त्र को क्या कहा जाता है? पंचम वेद कहा जाता है। जबकि 4 वेद आपको पता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब इस नाट्य शास्त्र के 6ठे अध्याय की अगर हम बात करते हैं, किस अध्याय की बात करते हैं? 6ठे अध्याय की बात करते हैं। इसी में भरत मुनि ने रस की परिभाषा दी है। क्या दिया है? रस की परिभाषा दिया है। रस की कौन सी परिभाषा ये देते हैं? विभावानुभाव, व्यभिचारी भाव, संयोगादृश निष्पत्ति। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। यहाँ इस परिभाषा में इन्होंने किसको छोड़ा था? तो आप याद रखिएगा, अस्थाई भाव को छोड़ दिया है। किसको छोड़ दिया है? अस्थाई भाव को छोड़ दिया है। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? इनके नाट्य शास्त्र में रसों की संख्या कितनी है? तो मेरे प्यारे बच्चे, आपका आंसर होगा, इनके नाट्य शास्त्र में रसों की संख्या 8 है। इन्होंने किस रस को रस में स्थान नहीं दिया था? तो आप याद रखिएगा, शांत रस को रस में स्थान नहीं दिया था। किस रस को रस में स्थान नहीं दिया था? शांत रस को रस में स्थान नहीं दिया था। आ जाओ अगले प्रश्न पे आ जाओ। घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? तो तेजी से आंसर करके बताएंगे। हाँ बेटा, भावना शांत रस को नहीं माना है इन्होंने। अगला प्रश्न है आपके सामने, घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चे, घनानंद एक किस युग के कवि हैं? तो मेरे प्यारे बच्चे, युग की बात करेंगे तो रीति युग, या इसी को हम क्या कहते हैं? रीति काल भी कहते हैं। इसी को और क्या कहा जाता है? श्रृंगार काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चे? श्रृंगार काल कहा जाता है। इसका समय सीमा कब से शुरू होता है? तो 1700 ईस्वी से, संवत 1700 से 1900। कितना संवत है बेटा? 1700 से 1900 संवत। इस रीति काल को 3 भागों में बांटा गया है। एक आपका रीति सिद्ध कवि, दूसरे कौन से है? रीतिबद्ध कवि, तीसरे कौन से हैं? रीति मुक्त कवि। इसी रीति मुक्त कवि में एक नाम आपका किसका आता है? घनानंद का। घनानंद बोधा ठाकुर आलम। घनानंद बोधा ठाकुर आलम, ये 4 कवि हैं जो रीति मुक्त में आते हैं। रीति सिद्ध में कौन आता है? तो मेरे प्यारे बच्चे, आप याद रखिएगा, बिहारी आते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? सी विकल्प, रीतिकाल होगा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? रीतिकाल होगा। क्या आपने भी आंसर लगाया है क्या? रीतिकाल, घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? तो रीतिकाल का कवि माना जाता है। क्या आपने आंसर लगाया है क्या? अगर लगाया होगा तो बहुत ही प्यारा आंसर होगा। अगले प्रश्न पर जाओ।
निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, कौन सी वर्तनी ऐसी है जो शुद्ध है? तो हमारे सभी बच्चों का आंसर तेजी से आना चाहिए। वो निभा कुमारी हो, चाहे भावना रावत हो, कुमारी कविता हो या नीतू हो, जो भी हैं हमारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो तेजी से आंसर करके बताएं किसकी वर्तनी शुद्ध है। यहाँ पे देखो मेरे टाइपिस्ट महोदय फिर आज गलती किए हैं, कल से मैं इनको बताता हूं। यहाँ पे देखो बेटा दो विकल्प आपके सेम सेम हैं, कौन कौन से? ए डी विकल्प आपका सेम, सी विकल्प आपका सेम है, ए विकल्प आपका सेम है। चाहे आप आशीर्वाद पहला वाला लगा दो, चाहे आप कौन सा लगा दो, तीसरा वाला लगा दो, आपके दोनों सही हैं। लेकिन जो आपको विकल्प में पहले राइट आंसर मिलता है वही आपको आंसर लगाना होता है, ये चीज आप याद रखिएगा। कौन सा लगाएंगे? ए विकल्प आप राइट आंसर लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चे, आशीर्वाद। क्या होता है? आशीर्वाद। यहाँ पे जो र होता है बेटा वो व के ऊपर जो मात्रा लगी होती है आ उस पे लगा होता है। अगले प्रश्न पे आए। यहाँ पे कह रहा है को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? आपको जल्दी से आंसर करके बताना है, को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? एक कर्म कारक का चिन्ह का बोध होता है। तो मेरे प्यारे बच्चे आपका आंसर होगा कर्म कारक का चिन्ह होता है को। करण कारक का चिन्ह क्या होता है? से और के द्वारा। किसका बोध होता है बेटा? से और के द्वारा, से और के द्वारा। तीसरा कौन है? संप्रदान। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है? जल्दी से आंसर करके बताएं। तो आपका आंसर होगा के लिए। संप्रदान का कारक चिन्ह क्या होता है? के लिए। अधिकरण का भी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था, में और पर। यहाँ पे पूछा क्या है? तो आपसे पूछा है को किस कारक का चिन्ह है? तो आपका आंसर हो जाएगा कर्म कारक का चिन्ह हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चे अगर आपसे पूछ ले कारक का शाब्दिक अर्थ, तो हम उम्मीद करते हैं हमारे बच्चे बता देंगे। कारक का शाब्दिक अर्थ क्या है? कारक का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आपका आंसर होगा क्रिया को करने वाला। क्रिया को करने वाला क्या कहलाता है बेटा? कारक कहलाता है। यही इसका शाब्दिक अर्थ होता है। तो चलिए यहाँ पे ए विकल्प आपका राइट आंसर। कारक कितने होते हैं? तो आप ये भी याद रखिएगा, कारक की संख्या कितनी होती है, कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो कारक आपके 8 प्रकार के होते हैं। कारक में अगर आपसे पूछ लिया जाए विभक्ति कितने प्रकार की होती है, कारक में विभक्तियां कितने प्रकार की होती हैं, जरा कमेंट करके आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 18 है कारक में विभक्तियां कितने प्रकार की होती हैं? संजय कुमार यादव 18 का ए। कुमारी कविता, भावना, नीवा कुमारी, जल्दी से आंसर करके बताएं बेटा। कारक में विभक्तियां कितने प्रकार की होती हैं? हमारे सभी बच्चों का यहाँ पे तेजी से आंसर आना चाहिए। जो बच्चे हमारे साथ बाद में जुड़े हैं वो सेशन को लाइक कर देंगे। परसर्ग कहते हैं बेटा विभक्तियां कितने प्रकार की होती हैं? मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है। हिंदी कारक में विभक्तियां कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में कारक जो होता है उसमें विभक्तियां, किसका आंसर आया है? कुमारी कविता 8 और 7 दोनों। भावना प्रसर्ग नहीं बेटा, परसर्ग उसे कहते हैं। तो विभक्तियां कितने प्रकार की होती हैं? तो आप याद रखिएगा हिंदी में विभक्तियां 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं बेटा? 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? तो आपका आंसर होगा 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की कौन सी विभक्ति होती है? एक होती है संश्लिष्ट विभक्ति और दूसरी होती है विश्लिष्ट विभक्ति। विश्लिष्ट विभक्ति किसके साथ आती है? तो आप याद रखिएगा संज्ञा के साथ आती है। और संश्लिष्ट विभक्ति किसके साथ आती है? सर्वनाम के साथ आती है। किसके साथ आती है? सर्वनाम के साथ आती है। अगले पॉइंट पे आ जाओ बेटा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम क्या था? तो जल्दी से बताएं। देखो बेटा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम क्या था? पहला नाम किसका है? तो आप बताएंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय। उपाध्याय हरिऔध। दूसरा आप बताएंगे इसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्या बताएंगे बेटा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला।
और अंतिम का नाम क्या है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी क्या है मेरे प्यारे दोस्त? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अज्ञेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। सच्चिदानंद के पिता का नाम क्या था? आप बताएंगे हीरानंद इनके पिता का नाम है। किसका नाम है मेरे प्यारे बच्चे? पिता का नाम है। इनके पिता का क्या नाम था? तो आप बताएंगे हीरानंद था। क्या था मेरे प्यारे बच्चों? हीरानंद था। बात समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई तो हम लोग आगे बढ़े। कुमारी कविता अज्ञेय। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, अज्ञेय आपका एकदम राइट आंसर है। अज्ञेय का अर्थ क्या होता है? अज्ञेय का अर्थ क्या होता है? अगर आपसे पूछ लिया जाए अज्ञेय का अर्थ, तो हम उम्मीद करेंगे हमारे बच्चे बता देंगे। अज्ञेय का अर्थ क्या होता है? हमारे बच्चों का आंसर यहाँ करेक्ट आना चाहिए और बताना चाहिए हमारे बच्चों को भाई अज्ञेय का अर्थ क्या होता है। हमारे सभी बच्चों का करेक्ट आंसर यहाँ पे आना चाहिए। अज्ञेय का अर्थ क्या होता है? जिसे जाना ना जा सके, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? अज्ञेय कहते हैं। क्या कहते हैं? अज्ञेय कहते हैं। अगली प्रश्न क्या है? 20 नंबर। बिहारी के प्रसिद्ध हैं। बिहारी का क्या प्रसिद्ध है? कवित्व, सवैया, पद या दोहा? आपने एक पंक्ति सुनी होगी बचपन से, सत्यसैया के दोहरे। सत्यसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, ज्यों नाविक के तीर देखन में छोटे लगे, देखन में छोटे लगे, घाव करे गंभीर। ये पंक्ति सुनी होगी। अगर इस पंक्ति से आप जाओगे, यहाँ पे देखो दोहरे लिखा है। क्या है बेटा? दोहरे मतलब क्या होता है? दोहा। सतसैया, बिहारी सतसई। सतसैया किसे कहते हैं? सतसई को कहते हैं। सतसई के दोहे जो है किसके समान है? नाविक के तीर के समान है। ये देखने में क्या होते हैं? छोटे होते हैं, लेकिन घाव क्या करते हैं? गंभीर करते हैं। तो ये डी विकल्प आपका राइट आंसर है। बिहारी की रचना का नाम क्या है? बिहारी सतसई। कौन सी रचना है मेरे प्यारे बच्चे? बिहारी सतसई। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो मेरे प्यारे बच्चे जन्म इनका ग्वालियर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ग्वालियर में हुआ था। लेकिन इनका बचपन कहाँ बीता? तो मेरे प्यारे बच्चे बचपन कहाँ बीता? बचपन बीता इनका बुंदेलखंड में। कहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे? बुंदेलखंड में इनका ननिहाल था। और इनकी ससुराल कहाँ थी? इनकी ससुराल कहाँ थी? मेरे प्यारे बच्चे आप याद रखिएगा, इनकी ससुराल मथुरा में थी। कहाँ पे थी? मथुरा में थी। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका डी विकल्प था। अगले प्रश्न पे आ जाओ। पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? जल्दी से आंसर करके बताएं। पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो देखते हैं हमारे किस बच्चे का करेक्ट आंसर यहाँ पे आता है। पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? 21 का ए, पुनः धन जन्म। कुमारी कविता का आंसर आया है 21 का ए। भावना रावत का आंसर है ए। और किस प्रश्न का रावत जी आंसर की हो बेटा? ए बता दो। यहाँ पे देखो बेटा, पुनः धन जन्म आपका एकदम सही आंसर है। तो जिन्होंने पुनः धन जन्म लगाया है उनका आंसर एकदम करेक्ट है। इस विसर्ग के स्थान पे आधा र हो जाता है। क्या हो जाता है? आधा र हो जाता है। र जाके कहाँ लगता है? ज के ऊपर। तो यहाँ पे ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। पुनः धन जन्म बराबर पुनर्जन्म। अगले प्रश्न पे आ जाओ। 22 नंबर। शोक किस रस का अस्थाई भाव होता है? शांत रस का अस्थाई भाव क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चे आपका आंसर होगा सम या निर्वेद। क्या होता है? सम या निर्वेद। हास्य किसका होता है? हास्य रस।
वीर रस का क्या होता है? तो वीर रस का आप याद रखिएगा उत्साह होता है। तो एक ही बच्चा बेटा करुण रस का क्या होता है? शोक होता है। क्या होता है? करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। क्या आपका भी आंसर है क्या? क्या हमारे सभी बच्चों का ये आंसर है क्या? 22 का वी हमारे सभी बच्चों ने आंसर लगाया क्या? कुमारी कविता करुण रस 22 का बी। वेरी गुड आंसर। अगले प्रश्न पे आ जाओ। सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की? मेरे प्यारे बच्चे, सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। किस मार्ग का जहाज कहा जाता है? पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। ये अष्टछाप में वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। अष्टछाप में वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। किसके शिष्य हैं? वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। इनकी 3 रचनाएं मिलती हैं। सूर सागर, सूर सारावली, सूर सारावली। तीसरी रचना का नाम है साहित्य लहरी। कौन सी रचना है? साहित्य लहरी। ये तीन की तीनों रचनाएं किस भाषा में लिखी गई हैं? तो आप याद रखिएगा ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। किस भाषा में लिखी गई हैं बेटा? ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। वी विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। 23 का बी आपका भी आंसर है क्या? हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आपका आंसर आ चुका है 23 का बी। अगले प्रश्न पे आ जाओ। 24 नंबर कह रहा है दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? तो मेरे प्यारे बच्चे, दोहा कैसा छंद है? आप बताएंगे दोहा हमारा सममात्रिक छंद है। यही है ना? बोलो जल्दी से। दोहा आपका कैसा छंद है? अर्ध सममात्रिक छंद है बेटा। कैसा छंद है? अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्ध सममात्रिक छंद के अंतर्गत आपके कौन कौन से छंद आते हैं? तो आप याद रखिएगा बरवय आता है, दोहा आता है, सोरठा आता है और उल्लाला आता है। क्या आता है बेटा? बरवय, दोहा, सोरठा और उल्लाला। ये 4 छंद होते हैं। बरवय में कितनी मात्राएं? तो 19 मात्राएं, दोहा में 24 मात्राएं, सोरठा में 24 मात्राएं, उल्लाला में आपकी 28 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 28 मात्राएं होती हैं। बरवय में कितने प्रयति होती है? 12 और 7 में। अब जब दोहा की बात आती है तो दोहा में कितने चरण होते हैं? तो आप याद रखिएगा 4 चरण होते हैं। इसके किस चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं। कितनी कितनी मात्रा मेरे प्यारे बच्चे? 13 मात्रा। और दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 11 मात्राएं होती हैं। टोटल 24 मात्राएं होती हैं। तो आपका राइट आंसर ए विकल्प होगा। कौन सा विकल्प होगा? ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। 24 आपने भी लगाया होगा तो आपका भी आंसर सही है बेटा। क्या है? सही है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। अगला प्रश्न देखें। यहाँ जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? जो अच्छे कुल में जन्म लिया है उसके लिए एक शब्द क्या होता है? कुलीन होता है, समृद्ध होता है, धनी होता है, कृपण होता है। तो देखते हैं मेरे प्यारे बच्चे किसका आंसर करेक्ट आता है। अगर आपने आंसर कुलीन लगाया होगा तो आपका आंसर राइट है। क्या लगाया होगा बेटा? कुलीन लगाया होगा तो आपका आंसर एकदम करेक्ट है। अगले प्रश्न पे आ जाओ। 26 नंबर दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? दाता देने वाला होता है बेटा। इसका स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? जल्दी से आंसर करके बताएं। दाता का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? दाती होता है, दात्री होता है, दात्री होता है, धात्री होता है। तो देखते हैं हमारे किस बच्चे का करेक्ट आंसर आता है। यहाँ पे दाता का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? दाता का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? हमारे सभी दोस्त, सभी भाई बहन का करेक्ट आंसर यहाँ पे आना चाहिए। दाता का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? अगर आपका आंसर दात्री होगा तो आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? दात्री होगा। 26 का सी। 26 का सी
कुमारी चौधा, नीलम चौधरी। वेरी गुड आंसर भाई दोनों बच्चों का। लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? यहाँ पे देखो बेटा, पेड़ से गिरा तो से अलग होने का बोध करा रहा है। किसका बोध करा रहा है? अलग होने का बोध करा रहा है। तो यहाँ पे अपादान कारक होगा, तो आप कहेंगे अपादान का कारक चिन्ह से होता है। संप्रदान का क्या होता है? के लिए होता है। क्या होता है बेटा? के लिए होता है। कर्म का क्या होता है? तो आपका आंसर होगा को होता है। अधिकरण का क्या होता है? में और पर होता है। तो एक ही में मिल रहा है अपादान में, तो आपका यही राइट आंसर है। क्या है? ये विकल्प आपका राइट आंसर है। क्या आपने भी लगाया? अच्छा भाई, अगला प्रश्न, पापी में कौन सा विशेषण है? आपको जल्दी से बताना है पापी शब्द में कौन सा विशेषण है। अगर आपको झूठा शब्द दे दिया जाए और पूछ लिया जाए कौन सा विशेषण है, आपसे सच दे दिया जाए और दानी दे दिया जाए, पूछ लिया जाए कौन सा विशेषण है, तो हम उम्मीद करते हैं हमारे बच्चे आराम से आंसर इसका बता देंगे। न्यायी, दुष्ट। अगर इन शब्दों को देख के पूछा जाए आपसे कौन सा विशेषण है, तो आप बताएंगे ये सब के सब गुणवाचक विशेषण है। अगर ये गुणवाचक विशेषण है तो पाप से पापी बना है, ये भी आपका क्या है? कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। 28 का सी विकल्प आपका राइट आंसर है। कौन सा मेरे प्यारे बच्चे? 28 का सी आपका राइट आंसर है। 29 नंबर का प्रश्न है, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी में कौन सा अलंकार है? जल्दी से मेरे प्यारे बच्चे आंसर करके बताएं। यहां पे देखो बेटा, सी आपका कैसा शब्द होता है, तो आप बताएंगे ये वाचक शब्द है। कौन सा शब्द है? वाचक शब्द। जहां किसकी बात की जाए? उपमेय की बात की जाए, उपमान की बात की जाए, साधारण धर्म आ जाए और वाचक शब्द आ जाए, वहां पे कौन सा अलंकार होता है? तो आप बताएंगे उपमा। तो यहाँ पे सी आपका क्या है? वाचक शब्द है। साधारण धर्म क्या है मेरे प्यारे बच्चे? यहाँ पे साधारण धर्म की अगर हम बात करते हैं तो कल आपका साधारण धर्म है। क्या है? कल। उपमेय क्या है? उपमान क्या है? तो जल्दी से मेरे प्यारे बच्चे आंसर करके बताएं। उपमेय क्या है? कांति है। उपमान क्या है? नीरज। उपमेय क्या है? कांति है। उपमान क्या है? नीरद है। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे चारों अंग मिल रहे हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? पूर्णोपमा अलंकार कहते हैं। कौन सा अलंकार कहते हैं? पूर्णोपमा अलंकार कहते हैं। इसमें से कोई एक अंग गायब हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? लुप्तोपमा अलंकार कहते हैं। तो यहाँ पे ए विकल्प आपका राइट आंसर है। कौन सा विकल्प राइट आंसर है बेटा? ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे आ जाए। अगला है, बीजक किसकी रचना है? जल्दी से आंसर करके बताएंगे। बीजक किसकी रचना है? बीजक, इस बीजक में 3 रचनाएं शामिल हैं। वो 3 रचनाएं कौन कौन सी हैं? एक को हम कहते हैं बेटा साखी, दूसरे को क्या कहते हैं? शबद। क्या कहते हैं? शबद। तीसरे को क्या कहते हैं? रामायणी। रामायणी क्या है बेटा? रामायण। क्या है? रामायण है। और साखी क्या है? तो आप बताएंगे साक्षी। तो मेरे प्यारे बच्चे, इन तीनों रचनाओं को एक रचना करने वाला विद्वान कौन था? तो उन्हीं का शिष्य था धर्मदास। कौन सा? धर्मदास। इन्होंने इसे घनौती मठ से प्रकाशित कराया था। कहाँ से? घनौती मठ से प्रकाशित कराया था। एक किसकी रचना है? तो कबीर दास की रचनाएं हैं। किसकी रचनाएं हैं बेटा? कबीर दास की रचनाएं हैं। कबीर दास का जन्म कब होता है? अगर जन्म पूछ लिया जाए 1398 ईस्वी में। अगर आपसे जन्म स्थान पूछ लिया जाए तब, जन्म स्थान पूछ लिया जाए तो आपका आंसर होगा काशी। अगर मृत्यु स्थान पूछ लिया जाए तब, मृत्यु स्थान पूछ लेगा तो क्या बताओगे? मगहर। कहाँ? मगहर। पत्नी? लोई। पुत्र?
कमाल। पुत्री का नाम कमाली, पुत्री का नाम कमाली। गुरु रामानंद। पालन पोषण, पालन पोषण नीमा नीरू। कौन मेरे प्यारे बच्चे? नीमा नीरू। जाति, इनकी जाति क्या थी? जुलाहा। कबीर का अर्थ, कबीर का अर्थ महान या श्रेष्ठ। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? कबीर का अर्थ होता है महान या श्रेष्ठ। बात समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई मेरे दोस्त, जो बच्चे हमारे साथ बाद में जुड़े हैं वो सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे। क्या कर देंगे भाई? सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, आज का सेशन हमें यहीं पे समाप्त करने की दीजिएगा इजाजत। नहीं मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे देखो, भरोसे का प्रतीक द स्मार्ट विजन क्लासेस डाउनलोड। डाउनलोड क्या करना है? द स्मार्ट विजन ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है। यूपीटी 2026 प्राइमरी लेवल प्राथमिक संघर्ष बैच हमारा 5500 का बैच था, जो कि आपको किसमें मिल रहा है? फ्री में मिल रहा है। कैसे मिल रहा है बेटा? फ्री में मिल रहा है। यहाँ लाइव और रिकॉर्डेड क्लास होगी, क्लास पीडीएफ होगी, टेस्ट सीरीज होगी, प्रैक्टिस सेट होगा, डाउट सेशन होगा और आपके एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, आवर कोर्सेज, हमारे कौन कौन से कोर्स रन कर रहे हैं? टीजीटी है, पीजीटी है, एलटी है, जीआईसी है, यूजीसी नेट जेआरएफ का कोर्स है। इसके अलावा सी टेट है हमारा, यूपी टेट है, एस टेट है, डीएसएसबी है, बीपीएससी है, केबीएस, एनबीएस, ईएमआरएस। इसके लिए आपको संपर्क करना है द स्मार्ट विजन क्लासेस के ऐप पर। मेरे प्यारे बच्चे, थैंक्स फॉर वाचिंग। आपने इतना बहुमूल्य समय अपना हमारे साथ दिया है, उसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। तो आज का सेशन हमें यहीं पे समाप्त करने की दीजिएगा इजाजत। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कब मिलते हैं? नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं, इसके बाद 2014 के बाद 2015-16 में जो पेपर हुआ होगा उसके विषय में हम आपको बताने वाले हैं। किसके विषय में भैया? 2015 या 16 में जो पेपर हुआ है आपको उसके विषय में बताएंगे। तो आज के लिए दीजिएगा हमें इजाजत मेरे प्यारे बच्चों। बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।